थ्री इडियट्स मूवीज का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो आज के इंडियन इन्वेस्टर्स के इमोशनल स्टेट को परफेक्टली समझाता है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। अब पिछले एक साल में यानी मई 12 2026 तक BSE 500 ने सिर्फ 1% का रिटर्न दिया है। श्योरली इसने इन्वेस्टर्स को हर्ट किया है, लेकिन ये दुख काफी कम होता अगर पीयर मार्केट्स ने भी ऐसा परफॉर्म किया होता। लेकिन रेंज बाउंड रहने की बजाय बाकी मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। साउथ कोरियन मार्केट्स लगभग ट्रिपल हो गई हैं, ताइवानीज मार्केट लगभग डबल हो गई है, यहाँ तक कि जापान मार्केट इज ऑल्सो अप बाय अराउंड 50%। ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूएस मार्केट सबसे पहली पसंद है, क्योंकि वहाँ की कंपनीज को हम सबसे अच्छे से जानते हैं। अब पिछले एक साल में यूएस के S&P 500 ने डॉलर टर्म्स में 27% का रिटर्न दिया है। इसमें पिछले एक साल में यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपी की 12% की गिरावट को भी जोड़ लीजिए तो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए S&P 500 लगभग 42% ऊपर है। अब यूएस मार्केट की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच एक फोमो यानी मौका छूटने का डर पैदा हो गया है और हर कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट इज इट द राइट टाइम टू डू सो? और अगर आपने पहले से यूएस मार्केट में थोड़ा पैसा लगाए हुए हैं तो क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए? हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इन सवालों के जवाब के लिए हम तीन अलग अलग बातों को समझेंगे। पहला, हम देखेंगे कि पिछले एक साल में यूएस मार्केट इतना ऊपर क्यों गया है और क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। फिर हम यूएस मार्केट्स के वैल्यूएशंस का एनालिसिस करेंगे और आखिरी में हम यूएस मार्केट्स के हिस्टोरिकल बिहेवियर यानी उनके पिछले रिकॉर्ड को भी चेक करेंगे। इन्हीं बातों के बेसिस पर हम समझेंगे कि क्या इस समय यूएस मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना या एक्सपोजर लेना सही है या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसे आपने काफी केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया और पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया। लेकिन कई बार रिस्क एंड अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली क्रीप इनटू योर पोर्टफोलियो विदाउट यू इवन नोटिसिंग, और इसीलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट ऑफ 10 है या सिर्फ देखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर देते हैं और साथ में ही ये भी बताते हैं कि हाउ यू स्कोर ऑन 4 पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स, और साथ में यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर। सो डू चेक इट आउट। यूएस मार्केट्स में आई इस तेजी का सबसे बड़ी वजह कोई सीक्रेट नहीं है, वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई पूरी दुनिया को एक नए तरीके से बदल रहा है और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और आइकॉनिक एआई कंपनीज यूएस में हैं, इसलिए इस एआई लेड वेव ने यूएस मार्केट्स को काफी ऊपर उठा दिया है। एग्जाम्पल के लिए S&P 500 के कुछ बड़े एआई स्टॉक्स के पिछले एक साल के रिटर्न्स पर नजर डालिए। टॉप 10 में से 5 कंपनीज ने ट्रिपल डिजिट रिटर्न दिया है और 3 कंपनीज ने हाई डबल डिजिट रिटर्न दिया है। अब यही बेहतरीन परफॉर्मेंस टेक हैवी नैस्डैक 100 के रिटर्न्स में भी साफ दिखती है, क्योंकि इसकी ज्यादातर कंपनीज S&P 500 का भी हिस्सा हैं। नैस्डैक 100 ने पिछले एक साल में रुपी टर्म्स में 55% से ज्यादा ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम S&P 500 की परफॉर्मेंस को S&P 500 इक्वल वेट इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो इस तेजी में टेक कंपनीज का रोल और भी साफ हो जाता है। जहां S&P 500 इक्वल वेट इंडेक्स रुपी टर्म्स में 28% ऊपर गया है, वहीं रेगुलर S&P 500 इंडेक्स ने 42% का रिटर्न दिया है। क्योंकि इन टेक कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए मार्केट कैप वेटेड S&P 500 में इनका शेयर काफी ज्यादा है। S&P 500 इक्वल वेट इंडेक्स में ये टेक कंपनीज का असर काफी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ सभी कंपनीज को इक्वल वेट दिया जाता है। अब यूएस मार्केट्स की इस शानदार परफॉर्मेंस की दूसरी बड़ी वजह है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यूएस की फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडर कंपनी फैक्टसेट के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2026 के Q1 में S&P 500 की 84% कंपनीज ने उम्मीद से बेहतर ईपीएस रिपोर्ट किया है। साथ ही 80% कंपनीज ने रेवेन्यू के मामले में भी उम्मीद से बेहतर कमाई करके पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। यहाँ भी टेक कंपनीज का एक बड़ा रोल है। इसके बाद यूएस ईरान टेंशंस के कम होने की वजह से भी S&P 500 इंडेक्स में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। हालांकि ये वॉर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन लगता है कि इसका सबसे मुश्किल दौर अब निकल चुका है। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो इंटरेस्ट रेट्स में आई गिरावट ने भी इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को अच्छा किया है, लेकिन इन सभी अच्छी बातों के पीछे कुछ चिंताएं भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं एआई की।
एआई की ये पूरी कहानी अब ओवरहेटेड और हाइपर कॉम्पिटिटिव लग रही है। एआई के नाम पर ये जो लगातार केपेक्स और खर्चा हो रहा है, अगर उसे उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले तो ये पूरा प्लान बैकफायर भी कर सकता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि टेक जायंट्स को एक बड़ा झटका लगे और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पूरी तरह से क्रैश हो जाएं, जिससे मार्केट गिर सकता है और शायद रिसेशन यानी मंदी भी आ सकती है। दूसरा, अगर यूएस और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता है तो मार्केट का ये सारा ऑप्टिमिज्म बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। तीसरा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है, जो इंटरेस्ट रेट्स में आगे होने वाले कट्स को रोक सकता है या इस पूरे साइकिल को उल्टा भी घुमा सकता है। चौथा, इतिहास गवाह है कि मार्केट का ये यूफोरिया यानी हद से ज्यादा उत्साह ही अक्सर बड़े क्रैशेस का रास्ता तैयार करता है, जैसे हमने साल 2000 के .com क्रैश के दौरान देखा था। कोई भी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। कम समय में आई ऐसी तेजी और हाई रिटर्न के बाद अक्सर शार्प करेक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट प्राइसी हो जाता है तो वो वापस अपने मीन यानी एवरेज पर लौटता है। इस लेसन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब यूएस इक्विटी के वैल्यूएशंस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या यूएस मार्केट सच में एक बबल जोन में है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। सबसे पहला मैट्रिक जो हम चेक करेंगे वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो यानी पीई रेशो। अब इंडेक्स पीई रेशो निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इंडेक्स लेवल को इंडेक्स लेवल अर्निंग्स के शेयर से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इंडेक्स की सभी कंपनीज के टोटल मार्केट कैप को उनके पिछले 12 महीने के टोटल अर्निंग से डिवाइड कर दीजिए। ये रेशो जितना ज्यादा होता है, इंडेक्स उतना ही एक्सपेंसिव माना जाता है। लेकिन इस लेवल को सही से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि हम करंट पी रेशो को उनके हिस्टोरिकल मीडियन यानी पिछले एवरेज से कंपेयर करें। 14 मई 2026 के डेटा के मुताबिक S&P 500 का करंट पी रेशो 32 टाइम्स से भी ऊपर चल रहा है। अगर हम इसे पिछले 10 साल के मीडियन जो कि 24 टाइम्स है उससे कंपेयर करें तो यह भी 35% के एक भारी प्रीमियम पर चल रहा है। लेकिन कई बार अर्निंग्स में आने वाले अबनॉर्मल बदलाव की वजह से पी रेशो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हमने 2020 में देखा था जब कोविड की वजह से अर्निंग्स काफी गिर गई थी और पी रेशो लगभग 40 टाइम्स तक पहुंच गया था। इसलिए सिर्फ पी रेशो पर भरोसा नहीं करके प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो को भी चेक करना सही रहता है। अब ये रेशियो निकालने के लिए हम इंडेक्स लेवल को इंडेक्स बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं, या फिर टोटल मार्केट कैप को टोटल बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं। बुक वैल्यू में आमतौर पर अर्निंग्स की तरह बड़े स्विंग्स यानी उतार चढ़ाव देखने नहीं मिलते और इसलिए पीबी रेशियो ज्यादा रिलायबल माना जाता है। और इसे भी सही तरीके से समझने के लिए पीबी को उसके हिस्टोरिकल मीडियन से कंपेयर करना जरूरी है। 5.95 के करंट पीबी पर S&P 500 अपने 10 साल के मीडियन जो कि 3.75 है उसे 59% के एक मैसिव प्रीमियम पर चल रहा है। अब पी के मुकाबले पीबी रेशियो में ये बड़ा प्रीमियम दिखाता है कि इंडेक्स ने पिछले कुछ समय में अर्निंग्स का एक जबरदस्त बूम देखा है। तो अगर हम पी और पीबी दोनों की रेशियोज के हिसाब से देखें तो S&P 500 इस वक्त काफी ओवरवैल्यूड जोन में है। अब लेजेंडरी इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स ने जनवरी 2025 में बबल वॉच नाम से अपना एक मेमो पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट का एक चार्ट का जिक्र किया था। इस स्कैटर चार्ट में साल 1988 से लेकर लेट 2014 तक के हर महीने के लिए एक स्क्वायर बनाया हुआ है, यानी इसमें लगभग 324 मंथली ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें हर एक स्क्वायर उस वक्त के S&P 500 के फॉरवर्ड पी रेशियो को दिखाता है और ये बताता है कि उसके अगले 10 साल में कितना एनुअलाइज रिटर्न मिला। ये चार्ट शुरुआती वैल्यूएशंस और उसके बाद अगले 10 साल में मिलने वाले एनुअलाइज रिटर्न के बीच एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप दिखाता है, यानी स्टार्टिंग वैल्यूएशन जितनी ज्यादा होंगी रिटर्न्स उतने ही कम मिलेंगे और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब जिस टाइम हॉवर्ड मार्क्स ने मेमो लिखा था उस टाइम S&P 500 का फॉरवर्ड पी 22 टाइम्स चल रहा था। साल 1988 से 2014 के बीच उन 27 सालों में जब भी लोगों ने S&P 500 को 22 के पी मल्टीपल के आसपास खरीदा, उन्हें अगले 10 सालों में हमेशा +2 से -2 के बीच के ही रिटर्न्स मिला। करेंटली एज पर वेरियस सोर्सेज S&P का फॉरवर्ड पी अभी भी 21-22 के आसपास चल रहा है। अब ये दिखाता है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी कमजोर यानी सब्स्टिट्यूट रह सकती है। तो ये चार्ट और हमारे पीई एंड पीबी चार्ट्स क्लियरली ये बताते हैं कि S&P 500 इस वक्त काफी एक्सपेंसिव है और इसका मतलब ये है कि यूएस मार्केट्स पर बेट करने के लिए गलत समय हो सकता है। अब बहुत से इन्वेस्टर्स किसी एसेट क्लास की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये रिसेंसी बायस अक्सर गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का कारण बनता है, क्योंकि यूएस मार्केट्स ने हाल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो आमतौर पर लोग ये मान लेते हैं कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं यूएस मार्केट्स ने पास्ट में कैसा बिहेव किया है।
इससे आपको अपनी एक्सपेक्टेंस सही सेट करने और उसमें इन्वॉल्व रिस्क को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले 20 सालों में S&P 500 की एनुअल रिटर्न परफॉर्मेंस का एक नज़र डालते हैं। S&P 500 में आमतौर पर 2-3 साल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शन देखने को मिलता है। जैसे 2009 से 2010 को देखें तो इसने रिस्पेक्टिवली 30% और 14% के रिटर्न दिए थे। लेकिन इसके ठीक बाद यानी 2011 में इसने बिल्कुल फ्लैटिश 1.4% का रिटर्न दिया। इसके बाद 2012, 2013 और 2014 में एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ये साल 2015 में 5% तक गिर गया। सिमिलरली 2016 और 2017 में अच्छा रिटर्न्स के बाद ये 2018 में अराउंड 7% गिर गया। 2022 भी ऐसा एक इंस्टेंस था। पिछले 3 सालों में मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और 16% 24% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अगर पास एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि करेक्शन आने ही वाला है। अब ऐसा करेक्शन सिर्फ एक ट्रेंड की वजह से नहीं होता। जब मार्केट साल दर साल हाई रिटर्न देता है तो उसके ओवरहिट होने का रिस्क बढ़ जाता है और इसलिए उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए अब अलग अलग टाइम पीरियड में S&P 500 के रिटर्न्स का प्रोफाइल कैसा रहा है उस पर नज़र डालते हैं ताकि एक आइडिया मिल सके कि इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। 3 साल के टाइम पीरियड पर 3% ओकेजन ऐसे रहे जब S&P 500 ने -10% से भी कम रिटर्न दिए। वहीं 12% ओकेजन पे रिटर्न्स -10 से 0% के बीच रहे। यहाँ तक कि 5 साल के टाइम पीरियड में भी 9% ओकेजन में ये इंडेक्स नेगेटिव जोन में रहा है और 3 साल के पीरियड में सिर्फ 3% इंस्टेंसेस ऐसे रहे जब रिटर्न्स 20% पर एनम से ऊपर गए। 5 साल, 7 साल और 10 साल के पीरियड्स में एक भी ऐसा ओकेजन नहीं रहा जब रिटर्न्स 20% पर एनम से ऊपर हों। लेकिन सभी टाइम पीरियड्स में लगभग 1/3 समय ऐसा रहा जब रिटर्न सिंगल डिजिट में मिले हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं कि यूएस मार्केट सुपीरियर रिटर्न्स पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये काफी आसानी से नेगेटिव से सिंगल डिजिट रिटर्न्स दे सकता है। इसलिए ब्लॉकबस्टर गेन्स की उम्मीद में यूएस मार्केट्स में इस वक्त एंटर करना बैकफायर कर सकता है, स्पेशली व्हेन वैल्यूएशंस आर एलिवेटेड। पास्ट में यूएस मार्केट्स में भी बड़े डाउन्स देखने को मिले हैं और ये आगे भी हो सकता है। पिछले 20 सालों में मार्केट 10% से उससे ज़्यादा 4 बार गिरा है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा क्रैश ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय था जब S&P 500 अपने पीक से लगभग 51% तक गिर गया था। सबसे रिसेंट ऐसा करेक्शन दिसंबर 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच देखने को मिला था जब मार्केट 20% से भी ज़्यादा डिप हुआ था। इस टाइम के दौरान टेक स्टॉक्स तो और भी बुरी तरह गिरे थे और टेक हैवी नैस्डैक 100 में 30% से ज़्यादा का क्रैश देखने को मिला था। अब ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स आपको इस वक्त यूएस इक्विटी के रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल को समझने में मदद करेंगे। तो फिर अब आपको यूएस मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, चलिए इसके बारे में एक वीडियो के कंक्लूडिंग सेक्शन में बात करते हैं। एआई लेड गेन्स के दम पर यूएस मार्केट्स में जो स्पेक्टेकुलर गेन्स आए हैं उससे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि रेवोल्यूशनरी एआई का कंट्रोल सिर्फ कुछ ही बड़े प्लेयर्स के हाथ में है और उनमें से ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज हैं। हालांकि जस्ट लाइक 2000 के इंटरनेट की तरह एआई भी एक नई और बदलती हुई टेक्नोलॉजी है और इस जर्नी में तेजी के साथ साथ बड़े क्रैशेस देखने को भी मिल सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। वैसे ओवरसाइज इन्वेस्ट करना अपने आप में एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है और अगर बात यूएस जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज की करें तो आपको डेवलप मार्केट करेंसीज के मुकाबले इंडियन रुपये की डेप्रिशिएट होने का भी फायदा मिलता है। हालांकि इस सब के बीच में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो इसका फायदा हमारी मार्केट्स को मिलना बिल्कुल पक्का है। पिछले एक साल में जो फ्लैटिश मार्केट परफॉर्मेंस रही है वो कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि किसी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो भले आप यूएस मार्केट्स में डाइवर्सिफाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका कोर एलोकेशन इंडिया में ही होना चाहिए। और सिर्फ यूएस मार्केट्स ही क्यों, पिछले एक साल में दूसरी मार्केट्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आप उनमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जल्द ही दूसरे ऑप्शंस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अपने ओवरसीज या यूएस एलोकेशन को एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की तरह देखें, ना कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बढ़ाने के तरीके के रूप में। अब रही बात इस सवाल की क्या ये यूएस में डाइवर्सिफाई करने का सही समय है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड हैं और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। साथ ही एआई से आने वाले शॉक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, सिर्फ एक साथ बड़ा पैसा ना लगाएं, स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स इन यूएस। और अगर इस दौरान यूएस मार्केट थोड़ा गिरता भी है तो डोंट पैनिक, उस करेक्शन का फायदा उठाएं और अपने इन्वेस्टमेंट स्कोर को एवरेज करें। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा
और अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हम जल्दी वापस आएंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.